हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी कॉमर्स 2025 के सिलेबस को और इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा, हम अपने सिलेबस को किस तरीके से पूरा करने वाले हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह हैं हम उसे करेंगे, जिस तरीके से हम अपने बिजनेस स्टडीज को सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लेकिन लेटर आई डिस्कवर्ड कि बच्चों को ना काफी प्रॉब्लम रहती है। अगर हम कॉमर्स डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप एक बार में रीड करके आप उसे कर सकते हो, लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो हमें देखने को मिली है अकाउंट्स के अंदर और साथ में हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो एज यू ऑल नो, अकाउंट्स हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक उसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स भी अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा सेम है, जो कि आपका 12th का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस आपके सीयूईटी में भी है। बस इसमें एक चेंज ये है, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, दैट जो हमारे 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आईईडी जो सिलेबस है, वो हमारे सीयूईटी से रिमूव कर दिया गया है। तो आपको पढ़ना क्या है सिलेबस के अंदर में? एक तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और दूसरा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स सीखना है। मैक्रो और माइक्रो बस ये दोनों देख करके जाने हैं। अगर आपके पहले तो ऐसा होता था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ना हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि स्टैटिक थी। स्टैटिक यानी कि जैसे आपने देखा रट्टाफिकेशन किया एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे क्या होगा, जब तक आपको माइक्रो और मैक्रो के अंदर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से नहीं पता होंगे, तब तक आप क्वेश्चन को कुछ ही नहीं कर सकते हो। तो ये जो सेशन है, इस सेशन को लाने का एक सोल पर्पस यही है कि आपके जो डाउट्स वगैरह हैं, वो आपके क्लियर हो जाएँ और आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, राइट? तो ये तो हुई हमारी सिलेबस की बातें। और अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेबस क्या है हमारा इकोनॉमिक्स का, तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसके साइट पे जाओगे, आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियरली आपको मेंशन करके दिया गया है कि आपके कौन-कौन से चैप्टर सीयूईटी में आएँगे, राइट? तो ये तो हमारी बेसिक बातें थी। उसके बाद हम मैंने बता दिया है कि हम चैप्टर वाइज़ चल रहे हैं, दैट हम सबसे पहले माइक्रो कवर करेंगे, माइक्रो के अंदर आपके जो भी चैप्टर्स हैं हम उसे कवर करेंगे और फिर हम लेटर ऑन हम मैक्रो के भी चैप्टर्स कवर करेंगे। चैप्टर्स हम कैसे कवर करने वाले हैं, सिंस हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आज से आपके पास सिर्फ 15 हार्डली 15 डेज़ होंगे आपके पास, 15 डेज़ के अंदर में आप सारे माइक्रो, मैक्रो अकाउंट सबको कवर कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपने 12th बहुत अच्छे से किया हुआ है इकोनॉमिक्स, तो आप क्या करोगे, आप दोगे मॉक्स, आप डेली बेसिस पे मॉक्स दोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखोगे। मैं अपने हर सेशन में बोलती हूँ स्टूडेंट्स कि भई, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो, उसके ट्रेंड से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमिक्स 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ये जो सीरीज़ होने वाली है, वैसे तो ये सीरीज़ दोनों ही इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर आपके पास आपने 12th में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था इकोनॉमिक्स को और आपको लग रहा है कि भाई अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अब आप सिर्फ़ एमसीक्यूज़ देखो। सबसे पहले तो अब आप ढेर सारे एमसीक्यूज़ करो और एमसीक्यूज़ से आप हर एक टॉपिक को कवर करो। जैसे मान लो कि आपने कोई चैप्टर उठाया, उसके अंदर के एमसीक्यूज़ आपने देखे, उसके अंदर आपको 4 टॉपिक्स देखने को मिल गए, दैट इज़ 4 ऑप्शंस देखने को मिल गए। उस तरीके से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके एमसीक्यूज़ के अंदर है, आपके ऑप्शंस के अंदर है, तो आप उस सारे टॉपिक्स को आप एक बार ऊपर-ऊपर से देख जाओ, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा हम अपने सेशन किस तरीके से करने वाले हैं, हमारी जो क्लासेस होंगी वो कैसी होंगी? पहला मैंने बोला कि चैप्टर वाइज़ होगा और चैप्टर वाइज़ में आपको इसमें एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स हैं। इस चैप्टर के अंदर कौन-कौन से, कैसे-कैसे हम एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, मैं वो एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाऊँगी और आप उसे यहाँ पे सॉल्व करोगे। एमसीक्यूज़ सिर्फ मैं यहाँ पे एमसीक्यूज़ सॉल्व करके नहीं बताऊँगी, एमसीक्यूज़ के अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, दैट इज़ अगर आपने चैप्टर 1 उठा लिया, मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर उठाया है। उसके अंदर आपके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आपने उसे देख लिया और उस एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं, उसके ऑप्शंस के टॉपिक्स को भी आपने कवर कर लिया। तो मेरा तरीका यही रहेगा, आपको क्वेश्चन पहले करवाना, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताना और फिर उसके बाद ऑप्शन से हम टॉपिक को कवर करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर आपको आपके क्वेश्चन के बीच में अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे देखने को मिल गया है, तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगी। तो ये तो इस तरीके से मैं करूँगी। उसके अलावा आपको जो एमसीक्यूज़ होंगे आपको उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएँगे।
दैट हम और किस तरीके से, एक तो पहला मैंने बताया कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊँगी मैं, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आप करने का सही तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को ओपन किया और आपने बस उसे देख लिया और आप भूल-भटक गए, दैट्स नॉट द राइट वे। आप क्या करोगे, जो एमसीक्यूज़ आप देख रहे हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने रीड करा, आप उसे पॉज़ करो, रीड करो उसे, समझ में आया आपको, देन आप फिर उस ऑप्शंस को आप देखो और फिर अब आपको पता है कि आपका आंसर क्या होगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए होते तो आप किसको टिक मार्क करते? वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप वापस से प्ले करो, आप मेरे आंसर के साथ उसे मैच करो। अगर आपका आंसर सही है, तो आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपका क्या लेवल है आपके अभी कॉन्सेप्ट्स का, राइट? और जहाँ पे आपको गलत दिख रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर आप उसे करेक्ट करो, दैट आप उसे अच्छे से रीड करो उस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये हमारा रही सही तरीका रहेगा, जिस तरीके से आप इस पूरे सेशन को देखोगे, तो ये बेसिकली आपका एक मॉक का भी काम करेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करने का काम करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का भी ये काम करेगा। तो ये तो रही हमारी ओवरव्यू, दैट इज़ प्रिलिमिनरी स्टेज जो है हमारा, दैट इज़ किस तरीके से हमारा सेशन रहने वाला है। आपको इस पूरे सेशन के अंदर में क्या-क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। यस, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, उसके बाद हम फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, कोई चैप्टर ऐसा है जो कि मुझे बहुत छोटा लग रहा है, दैट नहीं यार ये चैप्टर ना इसमें हमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे या फिर तो ये हमारे हाफ एन आवर या 20 मिनट्स में कवर हो जाएँगे। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं 2 क्लासेस को, दैट इज़ 2 टॉपिक्स को, 2 चैप्टर्स को मैं मर्ज करके आपको एमसीक्यूज़ दे दूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, व्हिच विल बी रेलेवेंट फॉर योर सीयूईटी 2025 एग्जामिनेशन। और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। राइट, इंट्रोडक्शन में हमें पता है हमें क्या-क्या देखने को मिला था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम होता है, हम उसे पढ़े हैं हम अपने इस चैप्टर के अंदर में। साथ में हमने इंडिफरेंस कर्व को देखा है, पीपीएफ को देखा है और क्या देखा है हमने, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। और उसी से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि आप किस तरीके से इसे अटेम्प्ट करोगे। आपने पहले क्वेश्चन को देखा, आप पॉज़ करो उसे, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो, आप उसका जवाब दो, उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ आप उसे मैच करोगे। ये आपका करेक्ट वे होगा। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज़ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इज़। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होता है? क्या है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अ कॉस्ट दैट इज़ बोर्न इन टर्म्स ऑफ discomfort and pain while supplying factors of production. Second, the additional benefit of buying an additional unit of a product. Third, the cost incurred in the past before we make a decision about what to do in future. Fourth, that which we forgo or give up while making a चॉइस और अ डिसीजन। क्या होना चाहिए? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने एक एडिशनल चॉइस करने के लिए, हम किसी और चीज़ को चूज़ करने के लिए हमें एक चीज़ को फॉरगो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। दैट्स पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? कॉस्ट दैट इज़ बोर्न इन टर्म्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट एंड पेन कहाँ से आ गया? ये तो गलत हो गया हमारा। सेकंड, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एडिशनल यूनिट। एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है, हम एक चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है, दोनों हमें नहीं मिल सकता है, ये भी गलत है। The cost incurred in the past before we make a decision about what to do in future. Past और future की तो कोई बात ही नहीं है, ये भी गलत है। Fourth one we have that which we forgo, एक हम forgo करते हैं और give up, या तो आप give up कर रहे हो या फिर तो उसे जाने दे रहे हो while making a choice or a decision। एक चीज़ को पाने के लिए आपको एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, that is opportunity cost। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या आपके ये सही था या नहीं था, आपने इसे सही किया या नहीं किया। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू। इस पूरे चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारा फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। ऑप्शंस हमारे पास है, द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 एंड 2। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे बहुत बार इसमें कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स किस तरीके से कंफ्यूज करते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, पहला तो हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं हमारे, और सेकंड हमने ये भी पढ़ा हुआ है दैट ह्यूमन नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, राइट? तो बच्चे यहाँ पे क्या करके आएँगे दैट हमारा तो भई हमें तो पता है, हमने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है दैट बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट। एक्चुअली में ये गलत है।
गलत कैसे है? तो हमसे पूछा है द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारा क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दैट्स हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर में ये है दैट हमारे जो रिसोर्सेज़ है ना, वो कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़ है और हम ये तो रिलेटेड में हम तो दैट इज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़ बहुत बार मैंने इसे मॉक टेस्ट में लिया हुआ है बच्चों से जब मैं टेस्ट लेती हूँ बी इट क्लास 12th का हो गया या फिर 11th का जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो उसमें बच्चे हर बार एमसीक्यू में इसे टिक मार्क करके आते हैं व्हिच इज़ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है इकोनॉमिक्स क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास द स्टडी ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट। क्या स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट हमारा इकोनॉमिक्स हम इसमें ये पढ़ते हैं क्या? ये हमारा गलत है। पहले हम ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। मेनली द स्टडी ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। थर्ड वन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी। फोर्थ वन वी हैव द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या स्टडी है स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट का? तो नहीं, पहले बता दिया मैंने। बिजनेस फॉर्म्स की स्टडी है क्या? हम मेनली बिजनेस फॉर्म पे पढ़ते हैं क्या इसके अंदर? नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी। क्या हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो स्कैरसिटी की वजह से हमें जो ये चूज करने का प्रॉब्लम रहता है, तो हम क्या वो पढ़ते हैं? फोर्थ वन वी हैव द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। क्या हम मैनेजमेंट डिसीजन की पढ़ाई करते हैं कि इकोनॉमिक्स में? तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा करेक्ट आंसर दैट इज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अंडर स्कैरसिटी। हमारी जो स्कैरसिटी है उसकी वजह से जो हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं दैट इज हमने बोला ना दैट एक तो हमारे रिसोर्सेस स्कैर्स हैं और सेकंड हमने क्या पढ़ा है दैट अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है ब्लैंक मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। किसकी वजह से आप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप्स को आप मेजर कर पाते हो? तो आपके पास ऑप्शंस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर तो प्राइस रेशियो। इन तीनों में से कौन सा? अच्छा, अगर इसका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपका बेसिक दैट इज क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी माइक्रो और क्लास 12th में भी आपने अच्छे से थोड़ा इसे ध्यान दिया होगा। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर आपको ये जानना है तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसके स्लोप्स फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाँ भाई स्लोप्स हम किस चीज की वजह से हम उसे मेजर कर पाते हैं, क्या है जो हमें बता देता है कि भाई कैसा होगा स्लोप हमारा इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले हम ऑप्शंस देख रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसे हम एमआरएस भी बोलते हैं, बजट लाइन हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और प्राइस रेशियो होगा। तो सबसे पहले तो समझो कि इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं दैट इज एमआरएस जो होता है हमारा वो बताता है कि आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप किस तरीके से होगा, राइट? अब हम चलते हैं थोड़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझते हैं। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंबाइंड प्रोडक्ट्स दैट गिव सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बेसिकली क्या है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कर्व जो है ये बताती है कि इंसान अलग-अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कैसे अचीव कर सकता है। दैट इज यहाँ पे ये सबसे पहले तो IC1, IC2, IC3 है। दैट इज ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है। ये वाला हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है। इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर जो है, वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके उसे किस-किस सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कैसे हम पता करते हैं? बी इट लाइक आपने क्या करा 4 बनानास प्लस 3 एप्पल आपने खा लिया तो आपको 1 10 लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देखने को मिल गया, राइट? या तो आप क्या बोलोगे कि भई या तो 3 बनानास ले लो और 4 एप्पल मैं खाऊँगा तो मुझे 10 10th लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो अलग-अलग कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना जब आप इसे कर्व में ग्राफ में आप जब रिप्रेजेंट करते हो दैट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व। इन दोनों का जो सैटिस्फैक्शन लेवल होगा वो हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट वी हैव इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? When more than one curve is represented on a graph showing a different combination of two different goods on each curve is known as indifference map. क्या पढ़ा हमने? That when more than one curve is represented on a graph, एक ग्राफ के ऊपर आपको एक से ज्यादा कर्व्स देखने को मिल रहे हैं और वो क्या दिखा रहा है?
डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स, अलग-अलग कॉम्बिनेशंस, 2 अलग-अलग गुड्स के दिखा रहे हैं हर एक कर्व के ऊपर, दैट इज़ इंडिफरेंस मैप। बेसिकली ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिफरेंस मैप, ठीक है? ये जब हमें बहुत सारे आईसीज़ देखने को मिलते हैं, तो हम उस केस में बोलते हैं कि भई ये हमारा इंडिफरेंस मैप है। नेक्स्ट वी हैव, ये साइड में आपको देके रखा हुआ है दैट IC1 हो गया, दिस वन, दिस वन, दिस वन। IC1, IC2, IC3 आर 3 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। ये आपके अलग-अलग कर्व्स हैं, अलग-अलग इंडिफरेंस कर्व्स हैं और इस पूरे ग्राफ को आप कहते हो इंडिफरेंस मैप, राइट? पहला तो हमने इसमें ये पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, नेक्स्ट हमने पढ़ा इंडिफरेंस इंडिफरेंस मैप क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब भी हमने एमसीक्यू में देखा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो दिस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड वाई sacrificed to obtain an additional unit of good x without affecting the total satisfaction level। क्या पढ़ा हमने? जब आप गुड वाई के कुछ पोर्शन को आप सैक्रिफाइस करते हो सो दैट आप गुड एक्स के कुछ यूनिट्स को, कुछ पोर्शन को आप एडिशनली गेन कर पाओ और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेंज ना हो, सेम रहे, उस केस को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मैंने यहाँ पे बताया दैट इज, आपने लेट्स से ये हमारा गुड एक्स है, ये हमारा गुड वाई है। यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कि आप पहले 4 बनानास और 3 एप्पल्स आप खा रहे थे तो आपके पास 10 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था। आपने क्या करा, 4 से 3 के ऊपर आ गए, आपने एक सैक्रिफाइस करा, दैट इज एक्स को आपने सैक्रिफाइस करा और वाई में आपने एक गेन करा, 3 से आप 4 पे आ गए वाई के केस में। तो जब आप एक एप्पल एक्स्ट्रा ले रहे हो, 3 बनानास और 4 एप्पल्स ले रहे हो, तब भी आपका सेटिस्फैक्शन लेवल 10 है, दैट इज आपका सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों ही केस में इक्वल होगा। तो दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस को आप कैसे आप सॉल्व करते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज चेंज इन गुड एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड वाई। जितने से आपका एक्स में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जितने से आपका वाई में चेंजेस आए हैं। इंडिफरेंस कर्व के कुछ फीचर्स हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट आपके हर बार सीयूईटी के पेपर में आपको हर बार ये देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है ना कि आप ये चैप्टर छोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका, तो ऐसा नहीं है। देखो, हर बार हम अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर पेपर के अंदर आपको इस चैप्टर में से इंडिफरेंस कर्व, पीपीसी कर्व, पीपीसी वगैरह बेसिकली ये सारे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो जैसे अगर हम लास्ट ईयर 2024 की हम बात करें, 2024 में हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, दैट आप इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपको 2-4 स्टेटमेंट्स देखने को मिल गए और आपसे पूछ लिया गया था कि अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो बेसिकली वहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व देखने को मिला था। तो क्या-क्या इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स हैं? पहला तो ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं और ये क्यों होता है? तो बिकॉज़ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारा क्वेश्चन यही था कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, उसके स्लोप्स जो होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस जिसको कहते हैं। सेकंड फीचर हमारे पास है कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमेशा ये ओरिजिन से कॉन्वेक्स होगा। और बिकॉज क्यों क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिमिनिश कर रहा होता है वहां। तो एक बार हम वापस से देखते हैं हम अपने आईसी कर्व को, इंडिफरेंस कर्व को। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये आपका ग्राफ जो है, ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये इस तरीके से, दैट इज अगर आपका जो कर्व है वो इस तरीके से है, दैट मीन्स ये हमारा कॉन्वेक्स है, और अगर यही कर्व इस तरीके से होता दैट विल बी कॉनकेव, राइट? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड फीचर है हमारे पास हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा IC1 है, ये हमारा IC2 है, ये हमारा IC3 है। IC1 सबसे नीचे है, इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कम होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा और IC3 का सबसे ज़्यादा होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जैसे-जैसे आपके आईसी कर्व ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे-वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होता चला जाता है। दैट इज़ हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फोर्थ वन वी हैव टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये अलग है, IC2 जो है ये अलग है हमारा, IC1 IC3 जो है हमारा वो अलग है। दैट इज वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं। फिफ्थ वी हैव फिफ्थ वी हैव एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर ऑफ द एक्सिस। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो अपने एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ना आप यहाँ पे इसे टच करते हुए देख रहे हो, ना आप इसे यहाँ पे टच करते हुए देख रहे हो। ये हमेशा यहाँ से शुरू होगा, दैट इज ये अपने एक्सिस को ना ही एक्स ना ही वाई
ये x है, ये y है, ना ही x ना ही y को ये टच करेगा कभी भी। तो हमने 5 चीज़ें इसमें पढ़ी। पहला ये हमने पढ़ा कि स्लोप डाउनवर्ड होता है, ये नेगेटिव स्लोप होता है, इसका लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ये क्यों होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। सेकंड हमने पढ़ा कि इसका जो कर्व होता है दैट इज़ इंटरफेरेंस कर्व होता है, वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, रीज़न बीइंग कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। थर्ड हमने पढ़ा कि जितना हायर रहेगा आईसी उसका मतलब होता है हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। फोर्थ हमने पढ़ा कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, ये दोनों नहीं, जितने भी आईसी हैं, जितने भी कर्व्स होंगे इंटरफेरेंस के, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। फिफ्थ और लास्ट हमने पढ़ा कि ये अपने एक्सेस को दैट इज़ ना ही एक्स को ना ही वाई को कभी भी ये टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, ये आपके टेस्ट और नॉलेज के लिए है कि आप मुझे क्वेश्चन का ये जवाब दोगे, दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ आईसी व्हेन एमआर इज़ बिटवीन गुड एक्स एंड वाई इज़ डिमिनिशिंग। अगर आपके एक्स और वाई जो गुड है उसका जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो डिमिनिशिंग हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, तो उस केस में जो आपका आईसी है उसका शेप क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेट लाइन, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या फिर तो नन। तो हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा दैट कहाँ गया ये रहा। सेकंड सेकंड क्या पढ़ा हमने? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? तो क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज एमआरएस जो है वो डिमिनिश हो रहा है, और आपसे पूछा गया है शेप क्या होगा, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है हमसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द बिहेवियर। अच्छा, ये मैंने बोला दैट आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 जो था उसके अंदर आपको कुछ चीजें आपको पढ़नी है, दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक का, वो सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ना है इकोनॉमी की। सेकंड हमें पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। थर्ड हमें पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। फोर्थ पढ़ना है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। 1 2 3 4। फिफ्थ हमें पढ़ना है शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिक्स्थ हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे? इसके अलावा हमें करके जाना है, आपके बुक में पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव भी दे के रखा हुआ है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। और क्या दिया हुआ है आपके चैप्टर में? आपके चैप्टर में डिफरेंस दे के रखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। और लास्ट वन इज इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वगैरह आपके चैप्टर में दे करके रखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको ये करके जाना है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं इस पूरे चैप्टर के। ओके, क्वेश्चन के ऊपर हम वापस से आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कवर्ड कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास नेशनल इनकम, कंज्यूमर, अ फर्म, प्रोड्यूसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें पता है कि नेशनल इनकम जो होता है ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कंज्यूमर के आगे एक लगा हुआ है ना, हम किसी भी इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स हम वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर हमारा माइक्रो है, फर्म हमारा माइक्रो है, प्रोड्यूसर हमारा माइक्रो है। जब भी आप पेपर दोगे, चाहे वो मॉक हो, चाहे आप फाइनल डे पे आप जब बैठे हो, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को इत्मीनान से, काम होकर के, आप पेशेंस रख के आप पढ़ोगे। कहाँ पे आपके नोट दे के रखा हुआ है वो आप देखोगे। नोट दिया हुआ था यहाँ पे, दैट इज नहीं की बात की गई थी, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। किससे डील करता है? अभी हम ऊपर देख करके आए ना कि नेशनल इनकम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करता है। इकोनॉमी एज अ होल को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं क्या? नहीं। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, क्या सिर्फ फर्म्स के बिहेवियर को कहते हैं? एक्टिविटीज ऑफ ये तो एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये हमारा क्या हो गया? इंडिविजुअल यूनिट तो हम माइक्रो में पढ़ते हैं ना, बिहेवियर ऑफ फर्म भी हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। फोर्थ वी हैव इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, दैट इज इकोनॉमी एज अ होल हम मैक्रो के अंदर में पढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ वन,
ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th मैंने ऊपर लिस्ट दिया है, उसके अंदर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के टॉपिक भी देखने को मिल रहे हैं दैट ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, ये और इंडिफरेंस कर्व हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ, किसके अलग-अलग कॉम्बिनेशंस बताता है पीपीसी। ऑप्शन है हमारे पास व्हाट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, क्या इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है वो बताता है। व्हाट एन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस, या फिर तो क्या इकोनॉमी को प्रोड्यूस करना चाहिए वो बताता है। या तो व्हाट कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कंज्यूम, या क्या कंज्यूमर्स पसंद करेंगे कंज्यूम करना वो बताता है। या फिर तो व्हाट प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस, या ये दिखाता है कि क्या प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले समझो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कंज्यूम, कंज्यूम तो ये यहीं पे कट हो गया, कैंसल हो गया। व्हाट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ये भी नहीं है, और शुड प्रोड्यूस ये भी नहीं है। तो बेसिकली व्हाट प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आपको अलग-अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं आउटपुट के, जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाह रहा है। 8th वन वी हैव 8th वन वी हैव व्हाट डज़ अ पॉइंट इन, इससे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, जो आपका 12th का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर, उसके अंदर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखने को मिला है, जिसे हम पीपीएफ कह लो या फिर तो पीपीसी दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो, तीनों दोनों का नाम, दोनों का मतलब एक ही है। Production Possibility Frontier, that is PPF, refers to a curve that shows various alternative combinations of two goods that can be produced with efficient utilization of the given resources and technology। क्या बताता है जो हमारा ये कर्व है, पीपीएफ है या फिर तो पीपीसी बोल लो, ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है दैट शोज अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, कोई भी दो गुड्स है उसके कॉम्बिनेशंस को बताता है, दिखाता है कि आप किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या आप कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद अपने जो रिसोर्सेस हैं आपके पास, उसे आप एफिशिएंट इफेक्टिवली यूज करके और अपने टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट लेवल पे यूज करके। बेसिकली क्या है ये, बेसिकली पीपीएफ क्या होता है, तो ये एक कर्व है जो कि आपको दिखाता है दैट शोज अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, कोई भी दो प्रोडक्ट है, कोई भी दो गुड्स है, उनके कॉम्बिनेशन को दिखाता है यहाँ पे, जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है यूजिंग देयर रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजीज, जो कि अपने रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके, एक एफिशिएंट यूटिलाइज करके वो प्रोड्यूस कर सकता है। ऑल्सो नोन एज, इस जो पीपीसी है, पीपीएफ बोल लो, पीपीसी बोल लो, इसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं या फिर तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द, ये हमारे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं विच इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, CUET एग्जाम। All points lying on the PPC are associated with different quantities of good one and good to produce by using available resources fully and in an efficient manner। जो पीपीसी के ऊपर जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं दैट इज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारे जो डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो हमारा क्या दिखा रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज दिखा रहा है दैट गुड वन का इतना क्वांटिटी, गुड टू का इतना क्वांटिटी, दैट इज अलग अलग कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉम्बिनेशन वन, कॉम्बिनेशन टू, कॉम्बिनेशन थ्री, कॉम्बिनेशन फोर, कॉम्बिनेशन फाइव। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं कि आप इस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जहां पे आपने अगर इस लाइन के ऊपर है दैट मीन्स आपने क्या करा है, अपने प्रोडक्शन, आप अपने प्रोडक्शन के टाइम पीरियड पे आपने अपने रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट मैनर में आपने यूज किया था, किसी का वेस्ट नहीं किया, दैट इज आपने उसे ना अंडर यूटिलाइज करा ना आपने ओवर यूटिलाइज करा, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज एनी पॉइंट लाइन अंडर द कर्व, इस लाइन के अंदर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, कोई भी आपको ये देखने को मिल रहा है, कोई कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो इनएफिशिएंसी दर्शाता है कि आपने अपने जो रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसे आपने अच्छे से यूज नहीं करा है, अंडर यूटिलाइज किया हुआ है, आप वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो उस चीज को। इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करता है वो। और अगर आपके इस जो आपका ये जो कर्व है, ये जो आपका कर्व देके रखा हुआ है पूरे कॉम्बिनेशन का, इसके बाहर अगर आउटसाइड दी कर्व आपको कोई पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो वो बताता है आपको, वो दर्शाता है आपको ओवर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर तो अनअटेनेबल, या तो आपने उस चीज को ओवर यूटिलाइज कर लिया है या फिर तो अनअटेनेबल, दैट इज यहाँ पे आप इस चीज को प्रोडक्शन आप कर ही नहीं पाओगे, नो प्रोडक्शन होगा यहाँ पे, उसे आप अटेन ही नहीं कर पाओगे, दैट इज ये अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल है। वापस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है व्हाट डज अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व रिप्रेजेंट। अगर आप पीपीसी की बात करते हो तो इसके अंदर
जब आप जो आपका कर्व है उसके अगर पॉइंट के अंदर उस कर्व के अंदर इनसाइड की तरफ कोई पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, अनअटेनेबल प्रोडक्शन लेवल या फिर तो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल। तो देखो मैंने बताया था कि ये हमारा कर्व है। अगर आप इसके ऊपर कोई आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है दैट इज़ तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन हुआ है। इसके अंदर की बात हो रही है ना, इनसाइड द कर्व की बात हो रही है। कहाँ गया? इनसाइड। इनसाइड द कर्व की बात हो रही है, तो इसके अंदर की बात हो रही है, तो ये इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वहीं अगर हमारे जो पॉइंट होगा वो हमारे कर्व से आउटवर्ड होगा, आउटसाइड ऑफ द कर्व होगा, तो उस केस में हमारा अनअटेनेबल प्रोडक्शन लेवल हो जाता हमारा करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ आपका जो पीपीसी कर्व आप पीपीसी देख कर के आ रहे हो ऊपर से, वो आपके किस तरीके का होता है वो कर्व? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉनकेव टू द एक्सिस, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस या फिर तो वर्टिकल टू द एक्सिस। क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से होता है ना, दैट इज़ ये हमारा कॉनकेव है। कॉनकेव टू द एक्सिस है, यही हमने ऊपर पढ़ा ना, यही हमने ऊपर पढ़ा ना। अगर वही हमारा कोई कर्व इस तरीके से होता दैट इज़ वो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का एग्जांपल एक दे दो तो दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू द एक्सिस होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज़ कॉनकेव टू द एक्सिस। अगर आपने इसे बहुत अच्छे से करा होगा तो ये आप इसे बस देखते के साथ, क्वेश्चन देखते के साथ, रीड करते के साथ आपको पता होता विद अ क्लिक आपको पता होगा कि हाँ, ये हमारा करेक्ट राइट। नेक्स्ट वी हैव ये रहा हमारा आंसर दैट इज कॉनकेव टू द एक्सिस। क्यों होता है? तो बिकॉज़ ऑफ द राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आपका जैसे कि हमने देखा इंडिफरेंस कर्व के केस में, इंडिफरेंस कर्व में हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमआरएच जो था वो डिमिनिशिंग था, तो उसकी वजह से हमारा ये कॉन्वेक्स टू द एक्स था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है इफ पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, अगर आपका पीपीसी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे शिफ्ट्स इन द पीपीसी। अभी मैंने ऊपर बताया भी, पूरा लिस्ट भी बताया है कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ-कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे चैप्टर 1 में। तो ये है हमारा शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी की अगर हम बात करें तो शिफ्ट इन पीपीसी रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन एन इकोनॉमीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू चेंजेस इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल। जब भी आपके इकोनॉमी के अंदर में आपके कोई रिसोर्स या फिर तो टेक्नोलॉजी या ह्यूमन कैपिटल में कुछ चेंज आता है और उस चेंज की वजह से आपके प्रोडक्शन के ऊपर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज बेसिकली उसकी वजह से आपके पीपीसी के ऊपर शिफ्ट देखने को मिलता है। ये जो पीपीसी शिफ्ट होगा वो या तो आपके राइटवर्ड शिफ्ट करता है, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। तो कोई भी चेंज दैट इज़ हमने क्या पढ़ा, या तो आपके रिसोर्सेस में चेंजेस हुआ है, या तो आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, या तो आपके ह्यूमन कैपिटल में चेंज होगा। इन तीनों में चेंज होगा, उसकी वजह से आपके प्रोडक्शन के ऊपर चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो उस केस में आपका जो पीपीसी होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका आउटवर्ड शिफ्ट है, आउटवर्ड शिफ्ट दैट इज़ आपका राइटवर्ड शिफ्ट है, इस तरफ अगर आपका शिफ्ट हो रहा है दैट इज़ राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, या फिर तो आप इसे बोल लो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलता है, दैट इज़ इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। वही कैसा होगा आपका जो कर्व होगा, दिस इज़ योर ओरिजिनल दिस इज़ योर ओरिजिनल कर्व ना, इसी के ऊपर मान लो आपकी इकोनॉमी में, मान लो आपके रिसोर्सेज़ में आपको कुछ बेटरमेंट आपको देखने हैं, आपने कोई नए स्टॉक को आपने ढूँढ लिया है, नए रिसोर्सेज़ को आपने ढूँढ लिया है, तो उसकी वजह से आप प्रोडक्शन अच्छे से और कर पाओगे। तो उसकी वजह से आपका जो कर्व होगा वो इस तरफ आकर के आपका शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ इस तरफ आपके राइटवर्ड की तरफ आपको शिफ्ट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आपका जो कर्व है वो इस तरफ दैट इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिलता है, या फिर तो उसे हम इनवर्ड शिफ्ट बोल लें, तो उस केस में आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन करता है, उस केस में आपकी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है। दैट इज़ मान लो आपकी इकोनॉमी के अंदर में किसी टेक्नोलॉजी की वजह से आपका इकोनॉमी और कम हो गया, तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके प्रोडक्शन जो लेवल होगा वो और नीचे आ जाएगा, तो उसकी वजह से जो आपका पीपीसी कर्व होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, दैट इज़ आपके लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट? तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उस केस में आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब भी आपकी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज़, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमी इंक्रीज़ होगा तो आपके राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब भी आपका रिसोर्सेज़, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल और साथ में इकोनॉमी डिक्लाइन करेगा तो उस केस में आपको
लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे को हो रहा था दैट इफ पीपीसी शिफ्ट टू द राइट, राइटवर्ड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपको राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक, अपने नई स्टॉक आपने ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया है। देखो अगर आपने ना नई स्टॉक को डिस्कवर किया है तो उस केस में आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन लेवल को और बढ़ाते हो, आपके लिए और बेनिफिशियल होता है, वो इकोनॉमी और ग्रो करती है उस केस में, तो तब भी आपका राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। मैंने बताया इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस केस में आपको राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। रिसोर्सेस आपका बड़ा है ना, रिसोर्सेस अगर आपको बढ़ रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, दैट इज आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, तो उस केस में भी आपको राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। जनरेशन इन एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल के बारे में, अगर आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, दैट इज आप एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी और आप पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज यही हमारा करेक्ट आंसर है कि भाई ये चारों भी हमारे को राइटवर्ड शिफ्ट होते हुए दिखाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है दैट पीपीसी इज आल्सो नोन एज, पीपीसी को हम और किस नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो क्या हुआ था, मैंने इसे मॉक टेस्ट में दिया था, जो मैंने अपने स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा था, जो हमने पेपर सेट करा था, तो उस केस में मैंने पूछा था, तो मैक्सिमम बच्चे बच्चे जो थे ना, उन्होंने क्या करा, इसे उन्होंने मार्क कर दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये तो दिस इज तो ट्रू, रीजन बीइंग कि हमने क्लास ट्वेल्थ के बुक में हमने पढ़ा है दैट हमारा जो टॉपिक का नाम है ना वो पीपीएफ दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चों ने तो सही मार्क कर दिया, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि जो पीपीसी होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के भी नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के भी नाम से जानते हैं, इन सब के नाम से जानते हैं। देन आपका करेक्ट आंसर जो होता वो ऑल ऑफ द अबव होता, दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है अर्थक्वेक टेक्स प्लेस देन व्हाट विल हैपन टू पीपीसी। अगर मान लो अर्थक्वेक अकर होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस केस में पीपीसी के ऊपर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट इनवर्ड, शिफ्ट आउटवर्ड, रिमेन सेम या ऑल ऑफ द अबव। इनवर्ड की बात हो रही है, दैट मीन्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट की बात हो रही है, आउटवर्ड यानी कि वो राइट की बात हो रही है। पेपर के टाइम पे कंफ्यूज मत होना, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, रफ शीट आपको मिलता है, रफ शीट के ऊपर आप उस साइड में कहीं पे आप लिख करके उसे अपने डाउट्स को, अपने जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसे आप क्लियर कर सकते हो, राइट। अगर अर्थक्वेक आता है किसी किसी भी नेशन में, किसी भी इकोनॉमी में, तो उस केस में जो आपकी इकोनॉमी होती है वो डिक्लाइन करती है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन होगी तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है पीपीसी के केस में। लेफ्टवर्ड यानी कि हमारा क्या है, इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट इनवर्ड, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है। इसी से पहले जो हमारा था वो 2023 का भी एक क्वेश्चन था। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन था और साथ में हमारा ये जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन था आई गेस, मुझे ऐसे मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट्स 2024 का क्वेश्चन है ये भी काफी कंफ्यूजिंग है। मैंने जैसे अभी बताया ऊपर दैट अगर आपने इंडिफरेंस कर्व अच्छे से किया हुआ है तो ही आप इसे अटेम्प्ट कर पाते, तो ही आप इसे करेक्ट कर पाते। तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, नीचे दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स, आपके पास टोटल 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और लास्ट में आपसे पूछा गया अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन सी सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। सेकंड है टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। Third है marginal utility becomes zero at a level when total utility remains constant. Fourth we have diminishing marginal rate of substitution does not affect indifference curve. Fifth one is indifference curve slopes downward from left to right. देखो सारे स्टेटमेंट्स हमने रीड कर लिए, एक बार हम इसे एनालाइज भी करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन, दिस इज ट्रू।
भाई ये तो सही बात है, जब आप टोटल यूटिलिटी में से आप एडिशनल यूटिलिटी जब आप कंज्यूम करते हो, तो वो जो चेंज आपको टोटल यूटिलिटी में देखने को मिलता है, दैट्स बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट वी हैव टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट। अभी हम पढ़ के आए कि जो हमारा दो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये हमने पढ़ा ना, IC1, IC2, IC3, ये जो तीनों इंडिफरेंस कर्व होगा या फिर तो 3 से ज़्यादा जितने भी आप इंडिफरेंस कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो हमारा गलत है, ये नहीं होगा। थर्ड वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो एट अ लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपका टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे आ जाता है, 0 लेवल पे रहता है, तो दिस इज आल्सो ट्रू। Fourth we have diminishing marginal rate of substitution does not affect indifference curve। क्या है ये कि diminishing margin, अच्छा ये हमारा marginal rate of substitution है, that is MRS जो है वो diminish करेगा, तो क्या उसका कोई इफेक्ट हमें indifference curve के ऊपर नहीं देखने को मिलता है क्या? देखने को मिलता है। यही जो हमारा MRS होता है, इसी की वजह से तो हम indifference curve के slopes को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया है, ये हमारा करेक्ट नहीं है। तो वन वी हैव indifference curve slope downward from left to right। हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो स्लोप करता है नीचे की तरफ फ्रॉम किससे, लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, दैट ए सी ई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ कहाँ पे, ये तो गलत है, ये दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये कितना आसान था ना, अगर आपको सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के बारे में ही बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स होते, तो आप इसे आराम से, इसे भी आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे। तो देखो बहुत ना, अब देखो जैसे जैसे हमारा ईयर चेंज होता जा रहा है, 2024 के केस में आप ये देखने को मिल रहा था दैट आपको इतने सारे सेंटेंसेस देखने को मिल गए और आपसे पूछा कि अब मुझे आप बताओ कि उनमें से कौन कौन सा करेक्ट और कौन कौन सा इनकरेक्ट है। अब आपके जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो टफ होता चला जा रहा है। तो ऐसा मत समझना कि वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन का ज़माना था, वो 2022-23 का ज़माना था, जब हमें आराम से सीधे-सीधे एक-एक लाइन, वन लाइनर आपको क्वेश्चन्स देखने को मिल जाते थे, वैसा नहीं होने वाला है। आप अपने आप को आप बेटर चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो, अपने आप को आप टॉप लेवल के लिए प्रिपेयर करो, ना कि ये कि हाँ भाई मुझे तो बस पास करना है। आपको एक अच्छे कट ऑफ को क्लियर करना है, एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको कट ऑफ को क्लियर करना है, तो उस केस में आपको अपनी तैयारी भी वैसी ही रखनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेशन था जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 को देखा। इससे इसके अलावा इन टॉपिक्स के अलावा आपको और कुछ वैसे देखने को नहीं मिलेगा। इस एक चीज़ और ऐड कर लो, एक चीज़ और ऐड कर लो, इम्पोर्टेंट है, व्हिच इज़ नॉर्मेटिव हो गया, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव हो गया। ये देख करके जाना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ इकोनॉमी के ऊपर। ये 2 क्वेश्चंस, ये 2 टॉपिक आप करके जाओगे, इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये हमारा चैप्टर 1 था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। धीरे-धीरे करके हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? और जिस भी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि हाँ भाई, इसके अंदर हमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चों को डाउट हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि आपको डाउट्स, कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। ये हमारा चैप्टर 1 था, जिसमें कि हमने कैसे देखा कि हमने एमसीक्यूज़ देखा और बीच-बीच में हमने एमसीक्यूज़ में हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगे, जैसे इंडिफरेंस कर्व हमारा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा इम्पोर्टेंट था, तो हमने उनको भी इन डिटेल जानने की कोशिश करी कि हम किस तरीके से हम उसके उन टॉपिक्स को हम इन डेप्थ में जा सकते हैं। चाहे आपसे सीयूईटी में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आप उसे तैयार रहो, कैसे भी क्वेश्चन्स आ जाए, आप मुझे क्वेश्चन दो, मैं उसे सॉल्व कर लूँगा। इतना कॉन्फिडेंस रखना है हमें और इतना हमें अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, राइट? तो ये तो हमारा चैप्टर 1 था, धीरे-धीरे करके हम सारे चैप्टर्स को करेंगे और सारे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को करेंगे, फिर हम लेटर ऑन हम मैक्रो के ऊपर भी हम मूव करेंगे। इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ चल रहा है, इसके अलावा हमारे अकाउंट्स के भी सीरीज़ चल रहे हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज़ करवा रहे हैं और आपको बिज़नेस स्टडीज़ के भी आपको उसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाएँगे। तो ये तो हमारी आज के सेशन की बात थी। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। इफ येस, देन लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सेशंस। थैंक यू।